बच्चों, आज मैं फिर वेलकम कर रहा हूँ आपका हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में। और आप सभी बच्चों को पता है हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कर रहे हैं। रोज़ आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मैं आपको समझा रहा हूँ, उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो आज मेरा पहला क्वेश्चन, और कई क्वेश्चन बेटा बार 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 रिपीट होंगे, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जितनी बारी क्वेश्चन रिपीट होते हैं उतनी बारी वो क्वेश्चन पक्के हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अमोनिया ज़्यादा बेसिक क्यों है फॉस्फीन से? लो जी, दोबारा आ गया बेटा क्वेश्चन। तो देखो, अमोनिया का फार्मूला पता है आपको NH3, फॉस्फीन का पता है PH3। अब अगर हम नाइट्रोजन के अराउंड लोन पेयर को प्लेस करें तो ये लोन पेयर देखो कितना बड़ा आपको लोन पेयर दिख रहा है। अब फॉस्फोरस का साइज बड़ा होता है बेटा, जिससे जो लोन पेयर होता है ना वो मॉलिक्यूल के ऊपर डिस्पर्स हो जाता है, तो उसकी अवेलेबिलिटी कम होती है। देख रहे हो, कम अवेलेबल है फॉस्फीन। अब PH3 को बेटा फॉस्फीन बोलते हैं, घबराने की बात नहीं है। और ये है अमोनिया। सो मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है। तो क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, इस करके नाइट्रोजन हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, जिससे लोन पेयर मोर अवेलेबल होता है। क्योंकि नाइट्रोजन वाले केस में लोन पेयर मोर अवेलेबल है, इस करके ये मोर बेसिक होता है। और अगर हम PH3 की बात करें, यहाँ पे देखो बेटा लोन पेयर लेस अवेलेबल क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस का साइज बड़ा, इससे पूरा जो लोन पेयर है ना बेटा वो मॉलिक्यूल के ऊपर डिस्पर्स हो जाता है। क्योंकि लोन पेयर मॉलिक्यूल के ऊपर डिस्पर्स हो गया, लेस अवेलेबल है, इस करके लेस बेसिक। अच्छा, अगला सवाल आ गया मेरे पास कि PCl5 एग्जिस्ट करता है बट Pi5 नहीं एग्जिस्ट करता। तो देखो बेटा PCl5 ये है, कहता है ये एग्जिस्ट करता है, Pi5 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? ऐसा क्या बात है? अगर हम फॉस्फोरस को अरेंज करें तो आपको पता है ट्राइगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर, 2 एक्सियल बॉन्ड लग गए, 3 इक्विटोरियल बॉन्ड हो गए, 3 इक्विटोरियल 2 एक्सियल बॉन्ड हो गए। इस करके बेटा PCl5 क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि फॉस्फोरस के पास खाली एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, तो बेटा वो आसानी से 3-5 क्लोरीन भी अपने अराउंड अरेंज कर सकता है, 5 आयोडीन भी अरेंज कर सकता है, क्योंकि जो फॉस्फोरस है वो अपनी वैलेंसी एक्सटेंड कर सकता है। अब क्लोरीन का साइज जो है ना बेटा, उससे 2 टाइम ज़्यादा आयोडीन का साइज होता है। क्लोरीन को तो फॉस्फोरस अपने अराउंड अरेंज करवा लेगा बेटा, ठीक है, पर आयोडीन को अरेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो आयोडीन है उसका साइज 2 गुना बड़ा है। तो इतना बड़े बड़े आयोडीन मॉलिक्यूल एटम्स जब लगेंगे, 5 एटम फॉस्फोरस के अराउंड लगेंगे, सो बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगी, और इस रिपल्शन के करके मॉलिक्यूल बनने से पहले ही टूट जाएगा। और वैसे भी आपको एक और मैं बात बताता हूँ कि PCl5 जो होता है वो तो बेटा बहुत ज़्यादा लेस थर्मोडायनामिकली लेस स्टेबल है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 2 तरह के टॉर्शन एंगल लगे हैं, एक तो 90 डिग्री का लगे हुए और एक 120 डिग्री का एंगल लगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी डिफरेंट एंगल करके ऑलरेडी बेटा यहाँ पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा स्ट्रेन है इस मॉलिक्यूल में, तो हल्की सी इसको हीट मिलती है, साथ ही ये PCl3 और Cl2 में ब्रेक हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है PCl5। जब ये अनस्टेबल है तो Pi5 तो पॉसिबल ही नहीं होगा। समझ आ गया? फिर बेटा फिर वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे आया हुआ है, ये देखें कि जी अमोनिया जो है वो गुड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट क्यों है? अमोनिया गुड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट क्यों? हम सब जानते हैं। सबसे पहले बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन, उसका साइज छोटा, उसका लोन पेयर मोर अवेलेबल है। तो क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर ज़्यादा अवेलेबल होता है, इस करके बेटा वो बहुत ज़्यादा बेसिक है। अब यहाँ पे बेटा कुछ एग्जांपल्स देंगे, आप सभी देखो। मेटल्स में ना हमेशा आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, और मेटल जो होती है हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन लूज करती है। तो जितने भी मेटल के कटायन होते हैं ना, उनके डी ऑर्बिटल्स खाली होते हैं। निकल 2+ हो गया, सिल्वर प्लस हो गया, क्रोमियम 3+ हो गया, कॉपर 2+ हो गया। तो इनके खाली डी ऑर्बिटल में आसानी से हर एक अमोनिया का मॉलिक्यूल अपना डेटिव बॉन्ड बना सकता है, लोन पेयर डोनेट कर सकता है। सो क्योंकि वह लोन पेयर डोनेट कर सकता है, इस करके वो एक बहुत अच्छा लाइगेंड है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग एग्जांपल दें, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो जब मैं जूम कर रहा हूँ तो आप नोटिस करो कि इस तरह के मॉलिक्यूल की नेमिंग, IUPAC नेमिंग कैसे बन रहे हैं। इनको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनते हैं। ये जो सेंटर में आपको जो दिख रहे हैं बेटा, इनको मेटल्स बोलते हैं।
और इनको सेंट्रल मेटल बोलते हैं। और इसके अराउंड जो आपको एक बड़ी ब्रैकेट मिल रही है इसको बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। और जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर कैरी कर रहे हैं उसको रोमन नंबर में लिखते हैं। और ये जो ब्रैकेट में आपको अमोनिया दिख रहे हैं बेटा, कहीं पे 6 हैं, कहीं पे 2 हैं, कहीं पे 6 हैं, कहीं पे 4 हैं। सो ये लाइगेंड का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? लाइगेंड का। तो ये लाइगेंड क्यों? लाइगेंड क्या होता है? जो लोन पे डोनेट करते हैं। पूरे का पूरा चैप्टर है इसके ऊपर बेटा, घबराना मत, जो हम आने वाले टाइम में करेंगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस बार +2 के सिलेबस में पूरा 3rd चैप्टर इस आईयूपैक नेमिंग के ऊपर ही है, और उसका नाम ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। चलें अब अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन मेरे पास आ गया कि मोस्ट ऑफ द नॉन नोबल गैसेस कंपाउंड्स आर जिनॉन। जिनॉन के ही होते हैं सारे नोबल गैसेस कंपाउंड, ऐसा क्यों है? अभी कल मैंने आपको करवाया। देखो जी, टॉप टू बॉटम आप जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट होने ईजी हो जाते हैं। अगर आप हीलियम में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, वो तो पहली बात तो नोबल गैसेस में इलेक्ट्रॉन कोई छोड़ता ही नहीं, क्योंकि नोबल गैसेस की ऑक्टेट कंप्लीट है। अब अगर आप हीलियम में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, कोई उसके अराउंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेके आओगे, जैसे फ्लोरीन लेके आओगे, फ्लोरीन नहीं एक्साइट कर सकता उसके इलेक्ट्रॉन। ये देखो ना बच्चों, नोबल गैसेस में हीलियम, हाँ हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, आरएन रेडॉन। अब बेटा हीलियम और नियॉन में तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट करना मुश्किल है, क्योंकि इनका साइज भी छोटा है, ऊपर से ऑक्टेट कंप्लीट है। अब हम जब पहुंचते हैं आर्गन और क्रिप्टॉन में, तो आप आर्गन को देखो बेटा और क्रिप्टॉन को देखो, इनके साथ भी यही प्रॉब्लम है। इनका भी साइज थोड़ा सा छोटा है, हाँ मानन हीलियम और नियॉन से बड़ा हो गया, पर इनके भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो सकते। जब हम रेक्सिनॉन पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन और फ्लोरीन ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो जिनॉन के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर सकते हैं, क्योंकि वो जिनॉन के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं। इस करके जितने भी नोबल गैसेस के कंपाउंड है वो किसके बने होते हैं? जिनॉन के। समझ आ रहा है कि नहीं आज का? फिर अगला क्वेश्चन है ClF3 एग्जिस्ट करता है बट FCl3 बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता। अभी मैंने आपको PCl5 और PI5 के बारे में जो बताया, देखो बेटा क्लोरीन को के लिए बहुत इजी है 3 फ्लोरीन एटम्स को अपने अराउंड अरेंज करना, क्योंकि जो 3 फ्लोरीन एटम है उनका साइज छोटा है, वो उनको आसानी से अपने अराउंड अरेंज कर लेता है। पर अगर फ्लोरीन के अराउंड 3 क्लोरीन एटम अरेंज करना वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है और वो बड़े बड़े जब 3 क्लोरीन एटम्स को अपने अराउंड अरेंज करेगा तो वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगी। इस करके ClF3 बन सकता है, FCl3 नहीं बन सकता, क्योंकि फ्लोरीन 3 बड़े क्लोरीन एटम को अपने अराउंड अरेंज नहीं कर सकता। सो आइए मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। फ्लोरीन एटम है स्मॉलर साइज देन क्लोरीन, सो ड्यू टू इट्स लार्ज साइज क्लोरीन एटम कैन फॉर्म 3 बॉन्ड्स विद फ्लोरीन एटम टू गिव ClF3, बट फ्लोरीन एटम कैन नॉट लिंक टू 3 क्लोरीन एटम टू फॉर्म FCl3, क्योंकि 3 क्लोरीन एटम का साइज बड़ा है और एक छोटा फ्लोरीन 3 क्लोरीन को नहीं संभाल सकता। इसीलिए ClF3 एग्जिस्ट करता है बट FCl3 नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। कहता अमंग द हाइड्राइड्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, अमंग द हाइड्राइड्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 वाटर शो यूजुअली अनयूजुअल फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहली बात है बेटा, वाटर बनता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से, और जब भी वाटर बनता है उसके अंदर एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स आपस में क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस करके उसकी अनयूजुअल फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। अनयूजुअल फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो अगर हम पूरे हाइड्राइड्स देखें ऑक्सीजन फैमिली की, तो ऑक्सीजन फैमिली के अगर हम हाइड्राइड को देखें तो H2O का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। अच्छा फिर आगे, नाइट्रोजन गैस की तरह एग्जिस्ट करता है जबकि फॉस्फोरस सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करता है, ऐसा क्यों? सिंपल सी बात है बेटा, जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड होते हैं वहाँ पे तो गैशियस फॉर्म आती है। अगर हम नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल ले लें N2, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ले लें O2 में हो गया डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में हो गया ट्रिपल बॉन्ड। सो जिन पे मल्टीपल बॉन्डिंग होती है वो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में। फॉस्फोरस में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होने के कारण फॉस्फोरस जब सिंगल बॉन्ड बनाता है तो वो गैशियस फॉर्म में नहीं रह सकता, वो हमेशा सॉलिड फॉर्म में मिलेगा।
या तो फास्फोरस आपको रेड फास्फोरस मिलेगा, वाइट फास्फोरस मिलेगा या ब्लैक फास्फोरस मिलेगा। ये 3 तरह के फास्फोरस मिलेंगे आपको और तीनों सॉलिड फॉर्म में होंगे। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन, सल्फर वेपर स्टेट में एग्जिबिट करता है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, ऐसा क्यों? अच्छा बेटा, आपको मैं बताता हूँ कि अगर आप सल्फर के बारे में बात करो तो सल्फर का मैंने बताया था पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसको S8 बोलते हैं, पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो यहाँ पे आप नोटिस करो ये सॉलिड स्टेट में। अब गैसियस स्टेट में सल्फर S2 की फॉर्म में होता है और उसके बीच में डबल बॉन्ड होता है बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह। अब आप नोटिस कर रहे हो कि इसके पास इस वाले सर्कल सल्फर के पास भी लोन पेयर आ गए, इस वाले सल्फर के पास भी लोन पेयर आ गए। तो गैसियस स्टेट के अंदर जो सल्फर मॉलिक्यूल होता है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स के करके वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। तो यानी फ्री इलेक्ट्रॉन सॉलिड स्टेट में नहीं मिलेंगे सल्फर में, पर गैसियस स्टेट में मिलेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल किसके साथ रिजेंबल कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। तो आज का टॉपिक यहीं तक है। स्टडी हार्ड, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव, स्टडी वेरी वेल बेटा। और जब भी आपसे होमवर्क मंगाएं तो होमवर्क भी आप भेजेंगे और पक्का हमें पता चल जाता है किसने वीडियो देखा किसने नहीं, तो प्लीज़ अच्छे से पढ़े, ठीक है।